नमस्कार। दलित समाज में एक नई चेतना पैदा करने वाले एक राजनेता हुए हैं काशीराम। उन्हें मान्यवर काशीराम की उपाधि मिली, भरपूर सम्मान मिला और उन्होंने राजनीति की एक ऐसे मोड़ पर दिशा बदली जब पूरे देश में एक तरह से राम मंदिर आंदोलन के कारण भगवा माहौल था। ऐसे समय काशीराम ने राजनीति को अपने हिसाब से मोड़ दिया था। उन काशीराम की जयंती 15 मार्च को है। बहुजन समाज पार्टी के नायक के रूप में उनकी पहचान बनी। उन्होंने एक बड़ा दलित आंदोलन शोषित, पिछड़े और उपेक्षित समाज के लिए चलाया। वो सरकारी नौकरी में थे। सरकारी नौकरी में रहते हुए भी उन्होंने एक संगठन बनाया था DS4, जिसकी हम परसों भी चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद नौकरी से त्यागपत्र दिया और उन्होंने पूर्णकालिक के रूप में अपने मिशन को आगे बढ़ाया। मिशन था दलित समाज को, शोषित और उपेक्षित समाज को, अनुसूचित जातियों को उनका राजनीतिक सामाजिक सम्मान प्रदान करना, और इसमें वो काफ़ी हद तक सफल हुए। उसी आंदोलन, इसी मूवमेंट से बहुजन समाज पार्टी का जन्म हुआ, जो राजनीतिक पार्टी के रूप में आज सक्रिय है। और इस पार्टी ने कई बड़ी सफलताएं भी अर्जित की, अपने दम पर सरकार बनाई। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बहन मायावती 4 बार मुख्यमंत्री भी बनी, जिसमें 3 बार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से और 1 बार अपने बल पर। 15 मार्च को काशीराम जी की जो जयंती है, ये इस बार अधिक चर्चा में। चर्चा इस कारण है कि बहुजन समाज पार्टी तो उनका जन्मदिन मनाती ही है हर साल, और पूरे प्रदेश व्यापी स्तर पर मनाती है। कार्यकर्ता भी मनाते हैं, नेता भी मनाते हैं, और बड़े स्तर पर यह समाज मनाता है। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी दल, यानी कि जो संवैधानिक विपक्षी दल है, विधानसभा में नेता विरोधी दल है, विधान परिषद में भी नेता विरोधी दल है, यह पार्टी भी इस बार 15 मार्च को मान्यवर काशीराम जी का जन्मदिन मनाएगी। और उसने PDA दिवस के रूप में उनके जन्मदिन को मनाने की घोषणा की है। ये पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और समाजवादी पार्टी इसे PDA दिवस के रूप में मनाकर एक बड़ा संदेश देना चाहती है। अब उनकी जो ये घोषणा हुई, उसके बाद मायावती जी की प्रतिक्रिया आ गई। मायावती जी ने कहा है कि ये केवल नाटकबाजी है, और उन्होंने न केवल इसे नाटकबाजी कहा और साफ कहा कि ये दलितों के वोटों के लालच में, स्वार्थ में ऐसा किया जा रहा है, और दूसरे लोग भी अगर ऐसा करते हैं तो वो भी वोटों के स्वार्थी हैं। जबकि इन दलों ने कभी भी पिछड़े वर्ग के दलित समाज की कोई चिंता नहीं की, उनका उत्पीड़न किया। और कई महत्वपूर्ण बातें मायावती जी ने कही, जिसमें ये भी कहा कि हमने इनके साथ मिलकर सरकार बनाई थी दलितों के उत्थान के लिए। लेकिन जब 1993 में सरकार बनी, उसके बाद मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी बने थे, और लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी दलितों की चिंता नहीं की, हमारी चिंता नहीं की, और हमने कई बार टोका भी तो भी उन्होंने कोई उस पर अपने नीति में बदलाव नहीं किया। और अंततः 1 जून 1995 को वो सरकार गिर गई थी, जो 1993 में बनी सपा और बसपा के गठबंधन से। इतना ही नहीं, मायावती जी ने जब ये बात कही, कल एक प्रेस नोट जारी करके उन्होंने कहा है, उसमें उन्होंने 2 जून 1995 की उस घटना का भी जिक्र किया है, जिसे गेस्ट हाउस कांड के रूप में जाना जाता है। यह गेस्ट हाउस मीराबाई मार्ग पर है, पुराना गेस्ट हाउस है। इसी में वो घटना घटित हुई थी, जिससे पूरे देश में तहलका मच गया था।
ये घटना थी मायावती जी पर 2 जून को आक्रमण हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक थे ब्रह्मदत्त द्विवेदी, उनकी सक्रियता और तत्परता से मायावती जी की सुरक्षा हो पाई थी। कहा तो ये भी जाता है कि मायावती जी पर किसी बड़े हमले की साजिश थी, जिसे भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन और साहसी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने विफल कर दिया था। अब विचार इस पर कर लेते हैं कि आखिर क्यों काशीराम जी की याद आ गई इतने दिन बाद। समाजवादी पार्टी तो अपना एजेंडा इसी पर चला रही थी कि वो उत्तर प्रदेश के मुस्लिमों के मसीहा के रूप में अपनी पहचान बनाए, और उन्हें बना ली। एक बड़ा वर्ग, यादव वर्ग, उसके साथ है। इसके साथ ही वो कुछ पिछड़े जातियों को भी जोड़ने की कोशिश में है और कुछ हद तक सफल भी हुए हैं। लेकिन जब से अखिलेश यादव ने एक नया नारा गढ़ा है या समाज के सामने पेश किया है, PDA, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये दलित और अल्पसंख्यक, ये अखिलेश यादव कहते हैं कि जो ए है PDA का, P का मतलब है पिछड़ा, D का दलित और A का अल्पसंख्यक। लेकिन वो समय समय पर ए की परिभाषा बदलते रहते हैं। किसी समय वो उन्होंने कहा कि ये अल्पसंख्यक है, फिर एक बार जब बहुत विवाद हुआ तो उन्होंने ये भी कहा कि नहीं, ये तो अगड़ा है ए। लेकिन वस्तुतः जो उनकी नीतियां हैं उसके अनुसार अगर इसे सही ढंग से परिभाषित किया जाए और नामकरण किया जाए तो ये होता है PDM, यानी कि पिछड़ा, दलित, मुस्लिम। घोषित रूप से ये मुस्लिम है, ये जो आखिर का शब्द है, और इसे कहने में उन्हें भी गुरेज नहीं होना चाहिए। क्यों PDA करते हैं? क्योंकि अल्पसंख्यक तो मैं तो और भी धर्म हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, पारसी भी हैं, तो वो तो उनके साथ है नहीं। न सिख उनके साथ है, न जैन समाज साथ है, पूरी तरह जैन समाज भाजपा के साथ है। बौद्ध समाज भी नहीं है, बौद्ध समाज भी अधिकांशतः बहुजन समाज पार्टी के साथ है। तो ऐसे में वो ए का कोई मतलब नहीं है। हाँ, अल्पसंख्यकों में मुस्लिम उनके साथ जरूर है, तो उसे सीधा सीधा PDM ही कहना चाहिए। तो अब काशीराम जी क्यों याद आ गए? काशीराम जी इसलिए याद आए हैं कि जो 2027 की रणनीति है समाजवादी पार्टी की, उसमें उनका फोकस ये है कि हमारे पास मुस्लिम वोट तो हैं, हमारे पास जो पिछड़ा वर्ग के का एक बड़ा वर्ग है यादव, और कुछ अन्य वो भी हैं। अगर ये दलित समाज भी हमारे साथ आ जाए तो हम एक बड़ा विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सामने फिर से खड़े हो सकते हैं, जैसा कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में खड़े हुए थे। तो रणनीति तो उनकी अच्छी है, अपने पार्टी के हित में है। लेकिन क्या दलित समाज इतना विश्वास कर लेगा उनके ऊपर कि वो दलितों के हितैषी होंगे? ये बड़ा मुश्किल काम है। काशीराम की याद यूं ही नहीं आई है। काशीराम की याद, मायावती जी ने सही कहा है कि वो दलित समाज के जो वोट हैं अनुसूचित जातियों के, उनके स्वार्थ में याद आई है। और जब वो काशीराम जी की जयंती जिलों जिलों में मनाएंगे तो काशीराम जी के उपलब्धियों को, उनके जीवन को, उनके योगदान को भी याद करेंगे। लेकिन समाज और देश 2 जून 1995 की घटना को भूला नहीं है। दलित समाज के नेता पर या दलित समाज की नेत्री पर अगर राजनीतिक इतिहास में सबसे बड़ा आक्रमण कोई हुआ है तो वह 2 जून 1995 को ही हुआ है। इस बात को भूले नहीं। तो कितना विश्वास दिला पाएंगे ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन मायावती जी की तरफ से, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इस पर कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। अब थोड़ा सा समीकरणों पर भी विचार कर लेते हैं कि आखिर काशीराम क्यों याद आए, ये तो हमने बताया। समीकरण क्या है? उत्तर प्रदेश में पिछड़ा और अनुसूचित जातियां यानी दलित समाज, ये एक बड़ी राजनीतिक ताकत है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये जब जब मिलते हैं तो कोई बड़ा परिवर्तन आता है। इस बात को सबसे पहले मुलायम सिंह यादव जी ने समझ लिया था।
1989 में मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री बने पहली बार, तो वो जनता दल से बने थे, जनता दल की सरकार थी। उसके बाद जनता दल की सरकार जाने के बाद बड़ी घटना हुई अयोध्या में, कार सेवकों पर गोली चली थी 30 अक्टूबर 1990 को। मुलायम सिंह जी की सरकार थी, पूरा दोषारोपण उनकी सरकार पर आया। उसके बाद जब सरकार उनकी गई तो उन्होंने ये निश्चित कर लिया था कि उनको सवर्ण समाज में राम मंदिर आंदोलन के कारण और कार सेवकों पर गोलीकांड की घटना के कारण सवर्ण समाज का वोट नहीं मिलेगा। ऐसे में उनको जरूरत थी कि वो दलित समाज को अपने साथ जोड़ लें, और दलित समाज काशीराम जी के साथ जा चुका था, मायावती जी के साथ जा चुका था। इसीलिए उन्होंने एक नया सामाजिक गठबंधन किया। ये राजनीतिक गठबंधन नहीं था, ये सामाजिक गठबंधन था। पिछड़े वर्ग का मुस्लिम समाज उनके साथ जुड़ चुका था काफ़ी बड़ी संख्या में। 30 अक्टूबर 1990 की घटना के बाद मुस्लिम समाज एकजुट होकर मुलायम सिंह यादव के साथ आ गया था। ऐसे में उन्होंने दलित समाज के नेताओं के साथ गठबंधन कर लिया। यह 1993 में हुआ। यह हम फिर कहते हैं कि यह राजनीतिक गठबंधन नहीं, यह सामाजिक गठबंधन था जो राजनीतिक प्रयोग के लिए सामने आया, और यह सफल हुआ। इसमें समाजवादी पार्टी को बड़ी सफलता मिली, 109 सीटें मिली, और बहुजन समाज पार्टी को 67 सीटें मिली। दोनों ने मिलकर सरकार बना ली। तय ये हुआ था कि 2.5 साल दोनों पार्टियों के मुख्यमंत्री रहेंगे। सबसे पहले मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री रहेंगे, वो मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद मायावती जी को मुख्यमंत्री होना था, लेकिन बात बिगड़ गई और 1 जून 1995 को बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया। वापस लेने से सरकार गिर गई, लेकिन उसी दिन अगले दिन गेस्ट हाउस कांड हुआ, और गेस्ट हाउस कांड के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी को समर्थन दिया, मायावती जी को, और वो मुख्यमंत्री बन गई। ये समीकरण उस समय सफल हुआ था दलित और पिछड़े समाज का। आगे राजनीति चली, लेकिन एक बार फिर इस प्रयोग की आवश्यकता दोनों दलों ने महसूस कर ली। जब भारतीय जनता पार्टी का चरम उत्कर्ष सामने आया और प्रचंड विजय भारतीय जनता पार्टी को मिलने लगी केंद्र सरकार में, केंद्र में भी और राज्यों में भी, 2014 की प्रचंड जीत, 2017 की जीत, उसके बाद जब 2019 का लोकसभा चुनाव आया तो सपा बसपा एक बार फिर मिल गए। मायावती जी के भी प्रयास रहा और मुलायम सिंह यादव जी ने भी प्रयास किया। मुलायम सिंह जी ने पहल की और मायावती जी ने स्वीकार किया कि हाँ, हम गठबंधन करेंगे। इस गठबंधन की पहली रैली मैनपुरी में हुई थी, और मैनपुरी की उस रैली में मंच पर 25 साल बाद मायावती जी और मुलायम सिंह यादव एक साथ उस मंच पर थे। लेकिन यह गठबंधन केवल चुनाव में रहा, उसके बाद ये गठबंधन फिर टूट गया। और लेकिन इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने तो बड़ी जीत दर्ज की, लेकिन विपक्ष के रूप में बहुजन समाज पार्टी को इतना फायदा हुआ कि उसको 10 सीटें मिल गई। समाजवादी पार्टी को कोई बहुत अपेक्षित सफलता इसमें नहीं मिली थी। इसके बाद गठबंधन फिर टूट गया और अलग हो गया। तब से दोनों पार्टियां अलग अलग हैं और एक तरह से कहा जाए कि आमने सामने हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि जब 2019 में गठबंधन किया बहन मायावती ने, तो गेस्ट हाउस कांड को भुला दिया था, लेकिन गठबंधन टूटते ही उन्होंने फिर गेस्ट हाउस कांड की याद की और उसके लिए समाजवादी पार्टी को दोषी ठहराया। अब एक बार फिर ये जो 2027 का चुनाव है, ये नए समीकरणों पर, नई बिसात पर होने जा रहा है। ये सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चुनाव होने वाला है। इस चुनाव में क्या होगा, इसका आकलन रणनीतिकारों के लिए, चुनाव विश्लेषकों के लिए भी आसान नहीं होगा, क्योंकि समीकरण बहुत उलझे हुए हैं, परिस्थितियां बहुत बदली हुई हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ पिछले लोकसभा चुनाव में गिरा था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बदली है। यूजीसी के नए रूल्स आ गए हैं, सवर्ण समाज में उथल पुथल है, बहुजन समाज नए सिरे से अपने आप को फिर
बहुजन समाज पार्टी मैदान में उतारने को तैयार है। अखिलेश यादव अपना आधार बढ़ाने की कोशिश में है। अभी तक वो केवल जो चुनाव लड़ रहे थे वो दलित और मुस्लिम एम बाई समीकरण ही बहुत लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन अब उन्होंने एम बाई को छोड़कर पीडीए कर दिया है, जिसे हमने पीडीएम कहा है। तो जो 2027 का चुनाव है, इसके लिए फिर से नए सिरे से रणनीतियां बन रही। अखिलेश यादव का स्पष्ट मानना यह है कि अगर हम कुछ संख्या में, पूरा नहीं लेकिन कुछ प्रतिशत भी, अगर हम दलित समाज का वोट अपने साथ ले आए तो हम बड़ी सफलता अर्जित कर लेंगे। अखिलेश यादव का फोकस इसी पर है और ये बात सही है कि उनके पास एक निश्चित वोट बैंक है। ये अकेला दल है जो लगभग 20% के मत प्रतिशत से शुरुआत करता है, क्योंकि उनके पास मुस्लिम समाज का निश्चित मत है, यादव समाज का भी लगभग निश्चित मत है, कुछ और भी उनके साथ जुड़े हैं। अब उन्हें आगे बढ़ने के लिए उन्हें अगर 30% तक का आंकड़ा अगर अर्जित करना है या उसके आगे जाना है तो उनको या तो सवर्ण समाज की जरूरत है या फिर पिछड़े समाज या फिर दलित समाज की जरूरत है। इसी पर अखिलेश यादव काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी वोट बैंक निश्चित है, वो सवर्ण वोट बैंक है जिससे वो शुरुआत करते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। ये भी लगभग 20% से आगे बढ़ते, 20% तक उनका भी निश्चित रहता है कि इतना वोट उनको मिलेगा ही। बाकी और अन्य वोट जुड़ता है जिसे हम फ्लोटिंग वोट भी कहते हैं। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी में अंदर काफ़ी उथल पुथल है और पीडीए और ये जो यूजीसी रूल्स आए हैं, इसकी वजह से उनका आधार वोट भी चिंता में है और बहुत ही अनमनस्क की स्थिति में है कि वो क्या करें। अंदर नाराजगी है, निराशा है, लेकिन चर्चा यही है कि वो वोट जाएगा कहाँ। संभवतः जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट है ये बहुत कट्टर है और बहुत ही सैद्धांतिक भी है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी निश्चिंत है कि ये कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ ही रहेंगे। लेकिन ऐसा सोचना नहीं चाहिए, कुछ भी बदलाव हो सकता है। 2007 में ब्राह्मण समाज मायावती जी के साथ जा चुका है और राजनीतिक परिवर्तन देखा जा चुका है। तो अब जब 15 मार्च आएगी तो देखते हैं कि 15 मार्च को जब समाजवादी पार्टी जिलों में काशीराम जी की जयंती मनाएगी तो उसमें कितने लोग जुटते हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि समाजवादी पार्टी कितने लोग जुड़ते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि उन बैठकों में या उन कार्यक्रमों में दलित समाज के कितने लोग आते हैं। इससे आकलन होगा कि क्या उनके प्रति कोई आकर्षण है वास्तव में, और उनका जो ये फार्मूला है कि वो पीडीए दिवस मनाएंगे 15 मार्च को, तो उसका भी परीक्षण हो जाएगा। लेकिन मायावती जी ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करके ये स्पष्ट कर दिया है कि वो इस बार समाजवादी पार्टी से कोई भी तालमेल करने को तैयार नहीं है, कोई भी रियायत देने को तैयार है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।